पिछले व्याख्यानों में हमने समीकरण, द्विघातीय समीकरण के हल और घातांक आदि के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम द्विघातीय समीकरण और समीकरण से जुड़ी हुई अन्य बातें थोड़ा और विस्तार से लेते हैं। सरल और द्विघातीय समीकरण। अब सबसे पहले तो कि समीकरण के बारे में हमारी समझ क्या है, समीकरण होता क्या है। तो एक समीकरण बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अथवा बीजगणितीय पदों का एक समूह होता है जो प्लस व माइनस चिन्हों से संबंधित होता है तथा दो व्यंजकों या राशियों के मध्य बराबर चिन्ह से उनके समान होने को बताता है। जैसे 5x + 7 = 0 एक समीकरण है, x² + 5x + 6 = 0 एक दूसरा समीकरण है, 4x³ + 5x² + 6x y² + 3 = 0 एक तीसरा समीकरण है। ये विभिन्न प्रकार के समीकरणों के उदाहरण हैं। तो इस तरह का इस फॉर्मेट में कोई समीकरण होता है। अब समीकरण रैखिक हो सकता है या अरैखिक हो सकता है। अरैखिक के विभिन्न प्रकार होते हैं, नॉन लीनियर के। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, ये समीकरण का सरलतम रूप होता है जिसमें एकमात्र अज्ञात राशि होती है या एक अज्ञात चर होता है। एक रैखिक समीकरण का सामान्य स्वरूप ax + b के रूप में होता है, ax + b = 0, जहाँ a जो है वो x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, b स्थिर राशि है। अब ये कंडीशन होती है रैखिक समीकरण में कि जो x का गुणांक है वह उसका मान शून्य ना हो, a ≠ = 0, क्योंकि अगर a शून्य हो गया तो केवल मात्र स्थिर राशि बच जाएगी, इसलिए समीकरण नहीं बन पाएगा। अब रैखिक समीकरण जो होता है उसका हल कैसे निकालें। जैसे 5x - 7 = 8 एक समीकरण है, तो हम क्या करेंगे, जो स्थिर राशियों को राइट हैंड साइड में और जो चर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए 5x + 15 हो जाएगा, तो x = 15/5 = 3, x का मान 3 आ जाएगा। ये इसका हल हुआ। यदि अब इसके कुछ सामान्य नियम हैं, सामान्य जानकारियाँ जो समीकरण के बारे में हमें होनी चाहिए, वो ये हैं कि किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बराबर के निशान के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड और दाहिनी ओर राइट हैंड साइड। तो किसी भी समीकरण में लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों में अगर समान राशि को जोड़ दिया जाए तो समीकरण का मान अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हमने ये समीकरण लिया है 5x - 7, इसमें 10 लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दें और 10 राइट हैंड साइड में हमने जोड़ा, तो क्या हुआ समीकरण 5x + 3 = 18, x = 3, कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, घटा करने पर ये ऐसा ही होगा। यदि दूसरी बात इसके बारे में यह है कि यदि समीकरण को समान राशि से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो भी उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 3x + 5 = 23 है। अब इसके दोनों पक्षों को हमने 5 से गुणा किया है। जब 5 से गुणा किया है तो x का मान वही अपरिवर्तित रहेगा, चर का मान में कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरह से इसके दोनों ही पक्षों को अगर हम समान राशि से भाग देते हैं, यहाँ हमने 5 से भाग दिया, तो भी x के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करें हम द्विघातीय समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त अज्ञात चर की अधिकतम घात 2 हो,
उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के दो मूल रूट्स होते हैं। जैसे अब मैं कुछ समीकरण आपके सामने रख रहा हूँ, इक्वेशंस, उनके बारे में आप विचार कीजिए। x प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x जो है चर है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये एक घात वाला हुआ समीकरण। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, x की घात अधिकतम कितनी है 2, तो द्विघातीय समीकरण। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, अधिकतम घात जो है x की 3। इसी तरह से ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 प्लस इस तरह से चलता रहेगा इज इक्वल टू 0। तो अधिकतम घात जो है इसमें x की वो n है। अब जैसे रैखिक समीकरण या सरल समीकरण है तो उसमें एक मूल होता है, यानी उस समीकरण का हल जो होगा वह अद्वितीय है। इसी तरह से हम बात करें द्विघातीय समीकरण की, तो इसके दो मूल होंगे। त्रिघातीय 3 घात वाली समीकरण के 3 मूल होंगे और n घात वाली समीकरण के n मूल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द्विघातीय समीकरण का जो सामान्य स्वरूप है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी और सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी स्थिर राशि या चर है। इस समीकरण के दो मूल होते हैं, रूट्स, अर्थात दो ऐसी संख्याएं होती हैं जो अलग अलग रहकर समीकरण को संतुष्ट करती हैं। ठीक है। अब द्विघातीय समीकरण का हल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह से निकालें, हमने पहले भी चर्चा की है और थोड़ा सा इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात कर रहे हैं। द्विघातीय समीकरणों को के दोनों मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया उनका हल कहलाती है। ठीक है। रूट्स जो ज्ञात करते हैं उसी को हल कहते हैं। तो द्विघातीय समीकरणों के दोनों मूलों की गणना की दो विधियां हम अध्ययन करेंगे, वैसे 3 हैं। एक तो गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा सूत्र की विधि है, तीसरा वर्ग को पूर्ण करने की विधि है, लेकिन हम यहाँ 2 के बारे में बात कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने समीकरण लिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। तो इसका गुणनखंड कर हम इसके दोनों मूलों को ज्ञात कर सकते हैं या इस समीकरण का हल निकाल सकते हैं। गुणनखंड करने के लिए हमारी थोड़ी समझ हमें होनी चाहिए, वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो स्थिर राशि है, अचर है, इन दोनों का गुणा ये इस बीच मध्य का जो पद है इसके बराबर होना चाहिए, यानी x के गुणांक के बराबर का होना चाहिए। जैसे इसका गुणांक 1 है और इसको 32 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। अब इसका जो हम विभाजन करेंगे इस तरह से करें बीच वाले पद का, यानी x के गुणांक का, कि इसका उनका गुणा जो है 32 होना चाहिए, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के गुणा के बराबर। मैंने लिखा भी है थोड़ा सा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा स्थिर राशि या कांस्टेंट, ये बराबर हो एक्स के गुणांक का गुणा है जो उसके बराबर हो। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, अब 8 चौक 32 और इनका गुणा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ x कॉमन आ रहा है इन दो पदों में, तो x माइनस 8 इन दो पदों को करेंगे, माइनस इन दोनों पदों के बारे में बात करें तो 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 8 इधर भी, x माइनस 8 इधर भी है, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4
बराबर 0। अब यहाँ x के दो मान आएंगे, x माइनस 8 बराबर 0 रख के देखें और x माइनस 4 बराबर 0 रख के देखें, तो x बराबर 8 और x बराबर 4 दो मान आए, जैसा हमने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है। दूसरा है फॉर्मूला मेथड, सूत्र की विधि। सूत्र की विधि में हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म जो समीकरण का, द्विघातीय समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब जो x है इसके दो मूल होंगे, तो सूत्र के माध्यम से हम सीधे भी उनको निकाल सकते हैं या इस समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, सूत्र क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a 2a, ये है सूत्र। अब a, b और c क्या हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c स्थिर राशि या चर राशि। ये चिन्हों सहित काम में लिए जाएंगे। अब उदाहरण हमने दूसरा जो है, अब ये आया कैसे, डेरिवेशन इस सूत्र का को कहाँ से लेके आए, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि किस तरह से इस सूत्र को व्युत्पन्न किया जाता है। जो द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप लेकर, सामान्य स्वरूप लेकर, जनरल फॉर्म लेकर हम इसको व्युत्पादित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमने अब इसके बारे में मैं दोबारा से आपको बताना ठीक नहीं समझता, क्योंकि आप जान गए हैं। बस इतना सा है कि ये प्रक्रिया इसमें अपनाई जानी है, बस पूर्ण वर्ग करते हुए, और ये सूत्र निकल के आ जाता है। फाइनली ये सूत्र जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। यहाँ x के जो इस सूत्र में दो, यहाँ इस द्विघातीय समीकरण के दो मूल होंगे, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और दूसरा x इक्वल टू माइनस बी माइनस प्लस माइनस चिन्ह काम में लिया था, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये दो मूल इसके निकल के आ जाते हैं। अब हम बात करें जो मूल हैं, तो मूलों की प्रकृति के बारे में बात करें, तो द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये इसके दो मूल होंगे। इनको अलग अलग कर लेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एक मूल है, और दूसरा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये दूसरा मूल है। तो हम द्विघातीय समीकरण के इन मूलों की प्रकृति के बारे में बात करें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट के अंदर जो था उसके बारे में बात करें, द्विघातीय समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, विवेचक। इसके आधार पर इसका विवेचना की जाती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक हो, यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, तो दोनों मूल कौन कौन से, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा रियल होंगे और एक दूसरे से भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो मूल वास्तविक होंगे और एक दूसरे से अलग होंगे। दूसरा मूल, क्योंकि हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी दोनों मूल बराबर होंगे, इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये हो जाएगा। और ये मूल है जो वास्तविक तो होंगे
लेकिन एक दूसरे के बराबर होंगे। रियल रूट्स हैं बट सेम हैं, समान हैं एक दूसरे के। तीसरी बात करें हम भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 0 के बारे में 3 स्थितियां लेकर हम अपनी बात को कर रहे हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है, तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। ठीक है, तो उस स्थिति में इमेजिनरी रूट्स होंगे, काल्पनिक मूल होंगे और अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, कुछ बातें और मूलों के बारे में हम जान लें कि मूलों के जोड़ व गुणा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघातीय समीकरण है, तो इसका एक मूल अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा मूल बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। बस दोनों मूलों में फ़र्क क्या है, प्लस माइनस लिया तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये दो मूल हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब दोनों मूलों का जोड़, द्विघाती समीकरण के जो दो मूल हैं उनका जोड़ क्या होगा। इनका जोड़ है अल्फ़ा प्लस बीटा का को जोड़ दो, अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनका भी जोड़ हो जाएगा। ये क्या होंगे, यही तो होंगे दोनों का जोड़, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a प्लस, क्योंकि जोड़ कर रहे हैं मूलों का, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए 2a एलसीएम दोनों में आ जाएगा। एलसीएम लेके अब जब हम इसको करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस बी, अब ये चिन्ह माइनस का है, ये माइनस बी स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट वर्ग, इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का होगा, एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, माइनस बी इधर और माइनस बी यहाँ, तो माइनस 2b ऊपर बचा, और नीचे एलसीएम हमने 2a लिया था, 2 से 2 कट जाएगा। तो मूलों का जोड़ योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। यानी बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का अनुपात। ठीक है, चिन्ह माइनस का है। दोनों मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा और इनकी वैल्यू रख दीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा पहले माइनस बी से इसको पूरे को कर दो, चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो, आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, ब्रैकेट में क्लोज करके दोनों को तब आप लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बी स्क्वायर और ये अंदर का माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें करेक्शन कीजिए, माइनस बी गुणा माइनस बी, तो ये प्लस बी स्क्वायर रहेगा। आप अपने में करेक्शन कर लें, ये मेरे से यहाँ चिन्ह को मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ये गलती हो गई।
तो माइनस बी गुणा माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और बाकी ये रहेगा। तो ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये रहेगा माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर है, 4ac ऊपर और 4a स्क्वायर नीचे। अब 4ac तो a इंटू सी, तो 4a से 4a स्क्वायर को जब हम देखेंगे इन दोनों को, तो यहाँ एक a बचेगा और बाकी 4a इधर से कट जाएगी। ये बेसिकली है क्या, 4a इंटू a, ठीक है। तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, a नीचे बचेगा, ऊपर बचा c, तो c बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये मूलों का गुणा होगा दोनों मूलों का। अब c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन दोनों का अनुपात के बराबर होता है मूलों का गुणा, ठीक है। तो ये मूलों का जोड़ और मूलों का गुणा हुआ। तो द्विघातीय समीकरण के बारे में इसके हल यानी मूलों को ज्ञात करना, इसका जनरल फॉर्म क्या होती है और इसके हल की विधियां क्या क्या हैं, किस तरह से हम इसे हल करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्योंकि हम अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग किस सीमा तक करेंगे, ये आपकी क्लास कौन सी है, आपका स्तर कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम मूल रूप से गणित का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि गणित का वह हिस्सा पढ़ना चाह रहे हैं जिसको हम अर्थशास्त्र में काम में लेने वाले हैं। तो आपके लिए इतनी ही जानकारी इसके बारे में ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।